हेलो फ्रेंड्स, पूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे जी ट्वेंटी नेशंस इनकी जो मीटिंग हुई है रिसेंट, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी कनकरेंट टॉपिक हैं IAS PCS के, वो मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे GS भी कवर करता हूँ और कनकरेंटली जो इशू चलता है मैं वो भी कवर करता हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, G20 जो नेशंस होते हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट दे चुका हूँ। ये नेशंस G20 हैं। एक्चुअली इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 19 नेशन है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ऐसे करके ये G20 इसका नाम पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे और बता देता चाहता हूँ एक चीज़, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये उसको पढ़ाने से पहले मैं एक ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। ब्रीफिंग ये है कि मैं इसमें क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ। मैं इसमें बैकग्राउंड कवर करूँगा, इसका रिसेंट जो मीटिंग हुई है वो कवर करूँगा, वे फॉरवर्ड कवर करूँगा, आगे क्या हो सकता है, और इंडिया का जो रोल है वो आपको मैं बताऊँगा। ये सब चीज़ें जो प्रमुख प्रमुख हैं वो मैं कवर करूँगा। अब कंट्री देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत दैट इज़ इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA, एंड दिस इज़ यूरोपियन यूनियन। इतनी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। UPSC आप देख सकते हैं पिछले 2-3 साल में UPSC इसे क्वेश्चन सीधे पूछा है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा है G20 नेशंस के बारे में, तो अर्जेंटीना को डाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया को डाल दिया था, टर्की को डाल दिया था। ऐसे कर करके वो कंफ्यूज करता रहता है, कुछ अलग कंट्री डाल के। तो ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कोई कोड बना लीजिए, बहुत सारे कोड्स इसमें आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या क्या इसमें प्रमुख चीज़ें हैं। बैकग्राउंड सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप इसका बैकग्राउंड देख लें। बैकग्राउंड G20 का ये है कि G20 का जो स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1999 में हुआ है। इसका स्थापना का कारण क्या है? कारण क्या है? फिनेंशियल क्रंच। फिनेंशियल क्रंच, और किस जोन में फिनेंशियल क्रंच आई थी? वो है ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिनेंशियल क्रंच आने की वजह से, फिनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से ईस्ट वाले जोन में क्या हुआ था? मेजर फिनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसके कारण 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। यह एक पर्पजफुल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या देखता है, ये किस चीज़ के लिए इसका निर्माण करा गया है? तो यह ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी को कंसीडर करता है और जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, कम आय वाले कंट्रीज़, उनको स्टेबल बनाने में मदद करता है, क्योंकि वो प्रोग्रेस करें, ग्लोबल जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ मिलके प्रोग्रेस करें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस बैकग्राउंड को कवर करने में मैं आपको बता दूं कि ये जो G20 नेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट है। G20 जो नेशंस है, इसकी 60% पॉपुलेशंस रिसाइड करती है वर्ल्ड की, यानी ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो 60% पॉपुलेशन है G20 नेशंस में। उसके बाद क्या कवर करता है? 80% ऑफ द ग्लोबल GDP भी कवर करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये? 80% GDP करता है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन G20 कवर कर ले रहा है। तो 80% ऑफ द ग्लोबल GDP कवर कर ले रहा है। 75% ट्रेड की बात किया जाए ग्लोबल, तो G20 नेशंस कवर करती है। इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंस रखती है। ये जो बैकग्राउंड आपको मैं बताया हूँ, यह ब्रीफिंग में है, लेकिन यह स्पेसिफिक और प्रिसाइज आपको बताई जा रही है। आगे देखते हैं। रिसेंट जो मीटिंग हुई है G20 की, वो कहाँ हुई है? आपके सामने बाली में हुई है, इंडोनेशिया। तो ये कौन सी वाली मीटिंग थी? अगर बात करी जाए तो 17th मीटिंग थी। कौन सी वाली मीटिंग थी?
यानी 17वीं मीटिंग हुई है और इसका थीम क्या रखा गया? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसकी थीम रख दी गई है। यानी सब लोग एक साथ मिलके और स्ट्रॉन्ग वे में सब लोग आगे बढ़े, रिकवर करें। कंडेमनिंग रसिया अटैक ऑन यूक्रेन, यह क्या 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 बोल रहे हैं ये यहाँ पे? कंडेमनिंग रशिया अटैक ऑन यूक्रेन मीन्स, इट मीन्स जो अभी आप लोग जान रहे हैं यूक्रेन जो है, रसिया में जो लड़ाई हो रही है, तो सभी लोग यूरोपियन नेशंस, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस क्या कह रही हैं? रशिया पे कंडेम कर रही हैं कि आप लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, आपकी वजह से सारी ग्लोबल फिनेंशियल क्रंच आने वाला है, पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ का इश्यू हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, फ्यूल क्राइसिस हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें रशिया पे ये लोग कर रहे हैं। दूसरा जो फोकस पॉइंट है वो ग्लोबल इकॉनमी की, विश्व की जो इकॉनमी है वो स्टेबल तरीके से प्रोग्रेस करे। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ फूड सिक्योरिटी पे बातें चली हैं, फूड सिक्योरिटी पे बातें चली हैं। G20 की जो मीटिंग हुई है उसमें ब्लैक सी ग्रेन का एक स्टार्टअप शुरू किया गया है। ब्लैक सी होते हुए यानी जो यूक्रेन और से नीचे आपके ब्लैक सी मिलेगा, उसके रास्ते से ब्लैक सी ग्रेन एक स्टार्टअप करी गई है, जिसके कारण G20 के लीडर्स इसको अप्रेज किए हैं, प्रोत्साहन किए हैं, इसको थैंक्स बोले हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बातें करी गई हैं यहाँ पे। वो क्या बातें करी गई हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लिमिट होना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर राइज की, वो 5 डिग्री सेल्सियस के रूप में प्रयास करा जाएगा कि इसको रखा जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी माना गया है कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था 2015 का, उसको भी लेकर चलना है। यानी साथ साथ 5, पहले क्या था 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस की मंजूरी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस फिक्स नहीं किया गया है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल लिमिट किया गया है, लेकिन साथ में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था 2015 में, उसको भी ये एक्सेप्ट करके आगे चलने का प्रयास रख रहे हैं। डिजिटल चेंज लाने की बात करी गई है। डिजिटल चेंज लाने की बात करी गई, उसमें क्या, किसके लिए? मैक्सिमम फोकस आपको वुमेन, गर्ल्स और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया गया है। जो लोग डिजिटली स्किल नहीं है, जो लोग डिजिटली एजुकेट नहीं हैं, उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन देके उनको एक स्टेबल वातावरण में लाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो यह डिजिटल जो चेंज लाने की बात करी जा रही है, मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करी जा रही है। उसके बाद जो है हेल्थ का कंसर्न ग्लोबल कंसर्न बन गया है कि लोगों का कोविड के समय सबका इम्यूनिटी डाउन हो गया था, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। तो WHO इसके साथ मिलके अपना सही राय दे, सही कार्य करे, वह चीज़ यहाँ पे लाई गई है। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताया हूँ। यह सारी चीज़ें इंडोनेशिया बाली समिट में 17वीं G20 मीटिंग में कवर कर दी गई हैं। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं वो कवर करी गई। अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आए कि क्या यह टेररिज्म को भी करता है, तो आपका आंसर होगा जी नहीं। यह टेररिज्म आपको कहीं नहीं बताया गया यहाँ पे। ये टेररिज्म का सेक्टर नहीं है, यह टेररिज्म की मीटिंग नहीं है। इसमें टेररिज्म की बात नहीं करी जाती है। यहाँ पे ग्लोबल फिनेंशियल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल चेंज और हेल्थ की बात करी गई है, जो आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल UPSC ऐसे ही गेम खेलती है, तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या क्या चैलेंजेज हैं G20 नेशंस में। अभी देख रहे हैं आप, सीधे आपको बता रहा हूँ कि रसिया का जो अटैक यूक्रेन पे है उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर बात करी जाए प्रभाव की, इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले आपको बात करूँगा मैं, फूड सिक्योरिटी आ सकती है। यूक्रेन रसिया मिलके मोस्ट ऑफ द जो वीट होती है वह वर्ल्ड को देते हैं। स्पेशली बात करी जाए किसको, तो अरेबियन नेशंस को आती है, इजिप्ट को आती है, अफ्रीका में जाती है। तो ये सब कंट्रीज़ में
व्हीट की क्राइसिस, गेहूं की क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी हो सकती है। दूसरा बात किया जाए तो हेल्थ की बात करी जाए, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं किसी भी लोगों को। अगर जिस कंट्रीज़ में आप रह रहे हैं उस कंट्रीज़ में हेल्थ सिस्टम बिगड़ जाए तो लोगों का अगर हेल्थ ही बिगड़ जाएगा तो किस कंडीशंस में लोग रहेंगे, किस कंडीशंस में लोग क्या करेंगे। यह एक मेजर फैक्टर है, हेल्थ बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, इसको ज़रूर सही करना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशंस रुक जाएंगी। तीसरा, ट्रेड ट्रेड रुक जाएगा। तो हर क्षेत्र में जो भी चीज़ें लोगों तक पहुंचती है वह रुक जाएगी। अगर वीकर सेक्शंस की बात करी जाए तो वीकर सेक्शंस के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर कोई भी चीज़ें होती हैं। वो कारण क्यों है कि वीकर सेक्शंस के लोग, जो लोग गरीब होते हैं, जो पावर्टी लाइन के नीचे होते हैं, उनको चीज़ें अगर खरीदनी पड़ती है। अब चीज़ें खरीदने का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, सीधे बात करी जाए आई से होता है इन्फ्लेशंस। मार्केट में तुरंत इन्फ्लेशन हो जाता है, दामें बढ़ जाती हैं कुछ सामान के, जिनके कारण जो निचले तबके के लोग हैं वो खरीद नहीं सकते। अब चीज़ें खरीद नहीं सकते तो सरवाइव करना दिक्कत हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं प्रमुख तरीके से ये समझना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशंस आ रही हैं मार्केट में। जो इकॉनमी हो रही है केवल यूक्रेन और रशिया की नहीं, ये वर्ल्ड की इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड की जो इकॉनमी है वो नीचे जा रही है, जिसके कारण मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रही अभी। तो इसके लिए सारे लोग फोकस कर रहे हैं कि रशिया अटैक रोको रोको रोको। किस नेशंस ने बोल रहे हैं? ये यूरोपियन नेशंस, मैक्सिमम गा के यूरोपियन नेशंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीधे खड़े हैं इनके सपोर्ट में। किसके? यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, इन्फ्लेशन। तीसरा, स्लो डाउन ऑफ द मेन इकॉनमी, जैसा मैं बताया। जबकि छोटे छोटे इकॉनमी जो देश में है उनको तो दिक्कत हो रही है। जो बिग प्लेयर्स हैं, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूके, रशिया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको भी दिक्कत हो रही है। तो ये इनकी भी इकॉनमी दिक्कत में जा रही है और जो मार्केट में परचेजिंग पावर है लोगों की वो घट रही है। क्यों? क्योंकि जो जब आप दाम बढ़ा दीजिएगा किसी चीज़ की, किसी कारणवश से भी दाम बढ़ जाएगा तो लोग, स्वाभाविक है, नहीं खरीद पाएंगे उतनी चीज़ जितने पहले लोग खरीद सकते थे। तो यह आपको मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। तो इंक्रीमेंट इन जियो पॉलिटिकल इशू। अब देखिए, चौथा जो चैलेंज था यह जियो पॉलिटिकल इशू क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह का जो इशू होता है इसको जियो पॉलिटिकल इशू आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में। क्या होता है, एक मान लीजिए ये भी जियो पॉलिटिकल इशू ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं आपको यूक्रेन और रशिया की लड़ाई डिस्कस कर रहा हूँ। तो यह जियो पॉलिटिकल इशू इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री पे दिक्कत, जियो पॉलिटिकल इशू, यह एक्चुअली स्पेस और टाइम को लेके होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक्चुअली में जो भी चीज़ें लड़ाई ये यूक्रेन में, रशिया में हो रही हैं, इससे ज़्यादातर फ़ायदे आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री को ही होते हैं। वो कंट्री कौन है सभी लोग जानते हैं, तो उसको बताना नहीं है। अब आगे जो आपको वे फॉरवर्ड हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि इसको फोकस करना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। इन सारी गवर्नमेंट, G20 गवर्नमेंट को मिलके फोकस करना चाहिए और जो वीकर सेक्शंस हो वो सर्वाइव कर सकें, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। और ये कब होगा? जब वो ग्लोबल पीस होगा, ग्लोबली पीस होगा तभी होगा। और ये कहाँ पीस है? हर कंट्री तो लड़ रही है। अफ्रीका में अलग लड़ाई हो रही है, अरेबिया में अलग लड़ाई हो रही है, यूरोप में अलग लड़ाई हो रही है, एशिया में अलग लड़ाई हो रही है। तो दुनिया जो है इस तरह से बढ़ रहा है लड़ाई की तरफ। तो पीस कहाँ रहेगा? मेंटेन पीस इन यूक्रेन, स्टॉप डिवीज़न ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन का जो डिवीज़न ना हो सके उसके लिए भी तैयारी करना है, और पीस बना रहे यूक्रेन में उसके लिए भी करना है। मोर ओपन, स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंसी रूल फॉर ट्रेड के लिए एक ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो ट्रेड हो ग्लोबल वो आसानी से इंक्रीज हो सके। ये सारी चीज़ें प्रमुख चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। G20 का जो मीटिंग हुई है वो है इंडोनेशिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मीट कर रहे हैं किससे? इंडोनेशिया के।
तो ये 17वां यानी 17 मीटिंग था G20। इसका थीम मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट होगा 18th वाला वो कहाँ होगा? अपने इंडिया में। यहाँ पे देख सकती है, यानी इसका जो इंडोनेशिया का जो मीटिंग फिनिश हुआ है तुरंत शिफ्ट हो गया है किस पे? इंडिया पे। तो इंडिया अब इसकी कमान संभाल चुका है और जो है 18th मीटिंग होगा कहाँ पे? क्वेश्चन अगर आएगा सीधे इंडिया में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।